हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की सीरीज में। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो पिछली बार आ चुके हैं वो उनके क्या उत्तर होंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू या इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से आगे आने वाले बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन संभावित हैं 2025 में। तो इस सीरीज को ध्यान से देखिए और इससे जो जो भी बातें मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसके नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग है इंस्ट्रक्शन से। 26 क्वेश्चन इस पेपर में आए थे और इसमें क्या था कि पहले से फर्स्ट क्वेश्चन को ही, पहले प्रश्न को ही इन्होंने बहुविकल्पीय में बदल दिया था। और बहुविकल्पीय बदलने के बाद इसमें लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुविकल्पीय हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके 1 नंबर के हैं। तो लगभग 17 क्वेश्चन आपके हैं जो सीधे सीधे 1 नंबर के हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो पैराग्राफ से संबंधित है। ठीक है, वो मैं सबसे बाद में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। अब आ जाइए, पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर विघटन से पहले यानी कि इसके टूटने से पहले कितने गणराज्य थे, कितने देशों का संगठन ये था। ठीक है, टूटने के बाद तो ये बहुत सारे देशों में टूट चुका था। तो कितने देश थे ये विघटन से पहले? तो इसका सही उत्तर है 15। अब हम देखते हैं कि 15 कैसे है, 15 देश कौन कौन से हैं ये आप अपनी किताब में देख सकते हैं। और उसमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाल्टिक देश कौन से हैं, बाल्टिक बाल्टिक देश कौन से हैं। ठीक है, बाल्टिक देश कौन से हैं? तो 3 बाल्टिक देशों का नाम कम से कम आप याद कर लीजिए। इसके अलावा जो और अन्य गणराज्य थे इसके, उनका भी नाम याद कर लीजिए। कई बार वो 2 नंबर के प्रश्न में या 1 नंबर के प्रश्न में भी ये भी पूछ लेता है कि 2 सोवियत संघ के गणराज्यों के नाम बताइए। इसमें से अभी प्रमुख चल रहा है यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन जो है इसका, क्योंकि रूस के साथ युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन रूस बहुत प्रमुख इस समय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा यूरोपियन संघ, ठीक है, इसके इस तरीके से गोलाई में ऐसे ऐसे करके इन्होंने झंडे सितारे बनाए रखे हैं। तो कितने सितारे हैं इसके झंडे में? लगभग 12 स्टार्स हैं। और ये जब यूरोपियन संघ का गठन हुआ था उस समय 12 देशों का प्रतीक हुआ करता था ये 12 सितारे। तो ये आपको बहुत जरूरी है, हाउ मेनी स्टार्स। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु जल संधि। सिंधु यानी एक नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ये भारत के जो भारत का जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ से ये बहती है और पाकिस्तान की तरफ जाती है। और इसकी फिर कई सहायक नदियां हैं जो इसमें जुड़ती हैं। ठीक है, रावी, ब्यास, झेलम, है ना, चेनाब, सतलुज, इस तरीके से बहुत सारी नदियां हैं। तो ये समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी किताब में है। इसमें जो क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए, तो ये है 1960। उत्तर तो इसका 1960 क्लियर है। लेकिन कभी कभी वो पूछ लेता है कि सिंधु जल संधि कौन से 2 देशों के बीच में? तो एक तो हो गया हमारा भारत और दूसरा हो गया हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो ये 2 देशों का नाम याद रखना, सिंधु जल संधि। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि इन दोनों के बीच संधि किसने करवाई, कौन था मध्यस्थता करवाने वाला? तो वो था वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक ने इन दोनों के बीच समझौता करवाया था, ये संधि करवाई थी। चौथा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन थे उस समय संधि करवाने वाले? तो इस समय थे, भारत से थे, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू। और पाकिस्तान से थे जनरल, मतलब उस समय तो वो अयूब खान है।
ठीक है, लेकिन वो थे उस समय राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अयूब खान। अच्छा, ये जानने वाली बात ये है सबसे बढ़िया इसमें कि इस संधि के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया विवाद खड़ा हुआ। हालांकि वो विवाद पहले से था, लेकिन कश्मीर के विवाद को लेकर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे गंभीर पाकिस्तान हो गया। और कश्मीर, क्योंकि ये जो नदी का जो पानी का जो बंटवारा हुआ था, जो मध्यस्थता हुई थी, या जो इसका निष्कर्ष निकला था, उसमें ये बताया गया था कि कितना प्रतिशत पानी भारत इस्तेमाल करेगा, कितना प्रतिशत पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ये देख रहा था कि कश्मीर अगर पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए तो वो पूरा विवाद, वो पूरी नदियों का जो पानी है वो पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, तो इसलिए भी पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर कब्जा करना चाहता था। तो कश्मीर विवाद का कहीं ना कहीं जड़ एक ये भी है, सिंधु जल संधि। इसके बाद है भारत द्वारा किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण किया गया। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पहला परमाणु परीक्षण, ठीक है। इसका सही उत्तर है 1974 में, 1974 इसका सही उत्तर है। लेकिन सिर्फ हमें इतना ही नहीं देखना, ठीक है। 1974, एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, महीना भी पूछ लिया था उन्होंने, तो मई 1974 है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, पहला परमाणु परीक्षण था, इसका नाम है पोखरण, पोखरण के नाम से जाना जाता है। पोखरण कौन से राज्य में है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। और इसको पोखरण 1 कहते हैं, क्योंकि दूसरा परमाणु परीक्षण जब हुआ था वो पोखरण 2। आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो कहाँ पे, वो कौन से वर्ष में किया गया था। अच्छा, इसका जो कोड नेम था, जो इसका कोड नेम था, वो था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, कि बुद्ध हंस रहे हैं, बुद्धा हंस रहे हैं, क्योंकि धरती कांप गई थी। ठीक है, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं इसका ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे क्या है। भारत में आर्थिक सुधारों की योजना कब शुरू हुई। तो जो ये शब्द है आर्थिक सुधार, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। तो कब हो गई थी इसकी शुरुआत, या कब की गई। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा हम ये कहेंगे इसको नया है आप लोगों के लिए, लेकिन इसको, इसकी जो बेसिक चीज है जो आपको समझना है, सिंपल है कि ये 1991 में इसकी शुरुआत हो गई थी। भारत की जो आर्थिक सुधार है उसकी शुरुआत 1991 में हो गई थी। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि इन आर्थिक सुधारों में क्या बदलाव किया गया, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें बदलाव जो किया गया था वो ये था कि अब जो अर्थव्यवस्था होगी वो बाजार मूलक होगी, बाजार मूलक होगी। बाजार मूलक मतलब बाजार ही निर्धारित करेगा। इसमें 3 बड़े बदलाव किए गए थे, जिसमें से एक नाम था एल, एक नाम था पी, एक नाम था जी। इसको एलपीजी के नाम से जाना जाता है, शॉर्टकट आप जान सकते हैं। एल का मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ये हम पढ़ते भी हैं, वैश्वीकरण। तो ये 1991 के बाद ये नीतियां जो थी, आर्थिक नीतियां, नई आर्थिक नीतियां, इनको अपनाया गया था। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, जिनके द्वारा ये, प्रधानमंत्री तो हमें पता है पीवी नरसिम्हा राव है, वित्त मंत्री थे क्योंकि अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, 1991 में वो उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इसको कहा जाता है। या एक्ट जो है ये 1956 में इसने अपनी सिफारिशें दी, ठीक है। और ये गठन कब किया गया था, क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, गठन था ये 1953 में। प्रधानमंत्री कौन है, नेहरू, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है। तो भाषा के आधार पे पहला राज्य हमें पता है कौन सा बना था, हमने पहले पेपरों में भी देखा है, तो वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इसकी सिफारिशों के आधार पर 14 जो हैं राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम क्या कहते हैं, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे इस कमेटी के, ठीक है, राज्य पुनर्गठन जो आयोग बना था, आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली, फजल अली, इसके लिए इसका नाम फजल अली आयोग भी कहते हैं कुछ लोग। चलिए आगे हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है पंचशील। इसका मतलब है 5 कोई नियम है, ठीक है। और ये भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो जिसका मतलब ये था कि भारत और चीन, देखो क्वेश्चन पंचशील में साथ में उन्होंने 1954 दे दिया, ये आपको अब याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि ये अप्रैल 1954 में ये समझौता भारत और चीन के प्रधानमंत्री के बीच में हुआ था। 54 में भारत के प्रधानमंत्री हैं नेहरू, फिर से, ठीक है। और चीन की तरफ से प्रधानमंत्री कौन है, तो उत्तर जो है इसका सही है वो है चाओ इन लाए। चाओ इन लाए कौन है, ये चीन के पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रधानमंत्री चीन के। तो चाओ इन लाए और इनके बीच हुआ था। इस समझौते में 5 सिद्धांत जो आप बता सकते हैं कि कौन से हैं, सह अस्तित्व के सिद्धांत उनको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और ऑप्शंस को देखो, शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, ठीक है। युआन शिकाकाई, ये चीन की आज़ादी से पहले के एक वहाँ के नेता हैं बहुत बड़े, और मतलब अध्यक्ष भी रहे हैं देश के, राष्ट्र के, ठीक है। और जाओ जियांग, इसके बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये कौन है। अगला क्वेश्चन है 1977 में देश के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने। तो पहली बार पहला क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया आगे आने वाले पेपर के लिए कि 1900 पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, 1977 में। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आता है कि उसके प्रधानमंत्री कौन बने। तो अच्छा, गैर कांग्रेसी सरकार कौन से दल ने बनाई, जनता पार्टी ने, जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 का वो दौर है जब 1977 में इमरजेंसी यानी आपातकाल खत्म हो रहा था। इंदिरा गांधी का जो आपातकाल था, है ना, ये खत्म हो रहा था। इसीलिए देश का पूरा जो गुस्सा था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था, इंदिरा गांधी के खिलाफ था। इसीलिए जनता पार्टी की सरकार बनी। यह जनता पार्टी उस गुस्से को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब रही। तो उनके पहले प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। ये याद रखना, मोरारजी देसाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा चलिए इतना ही इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका अभिकथन और कारण के आधार पर, ठीक है। ये क्वेश्चन अब कंटिन्यू हो गया है, हर साल ये क्वेश्चन आता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको पहले ही दे दिए जाते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि ए आर दोनों सही है। आर आर मतलब यहाँ पे कारण है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। और चौथा ऑप्शन है दोनों गलत हैं, अभिकथन भी और कारण भी। तो देख लेते हैं
क्वेश्चन यहाँ है, हमें इन चारों में से कोई एक को चुनना है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, 1 2 3 4 में से कौन सा लिखना है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो हैं वो लोकतांत्रिक, ये एक अभिकथन है, तो इसको ए, ये ऑप्शन नहीं है ए और आर, ये एक स्टेटमेंट और एक रीजन है, मतलब एक हम, ठीक है। ऑप्शंस जो हैं वो ये चार हैं, इन चार के आधार पे हमें एक का मार्क करना है, एक को सही और गलत के हिसाब से बताना है, 1 2 3 4। वही हमें झा वाला जो प्रश्न होगा उसके उत्तर में इन चार में से एक लिखना है। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है, ठीक है, बिल्कुल सही। जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं लोकतांत्रिक, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, सभी को अपनी इच्छाएं को जाहिर करने का अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है कि लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी मानता है। क्या ऐसा है? क्षेत्रीयता मतलब एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो अलगाववादी हैं, वो देश से अलग होना चाहते हैं, राष्ट्र से अलग होना चाहते हैं। हाँ, वो एक देश के अंदर रहते हुए अपनी एक अलग पहचान ज़रूर चाहते हैं। तो क्षेत्रीयता होना कभी भी राष्ट्र विरोधी नहीं है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो इसका मतलब ये सही है और ये गलत है। तो ऑप्शन हो गया 3, ठीक है? ये सही है और आर गलत है। नेक्स्ट को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है संविधान, ये देखो ये वाला लास्ट वाला, संविधान के अनुच्छेद 16 में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नौकरियों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये बिल्कुल सही है, नौकरियों की आरक्षण की व्यवस्था की गई है 16वें अनुच्छेद में। अब ऐसा क्यों किया है? कारण है, संविधान निर्माताओं द्वारा पिछड़े वर्ग के वंचित जातियों के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, ये अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका आंसर हो गया 1। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर देना है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम अपने 1 नंबर के क्वेश्चन पे, जहां पे हमें एक वर्ड या एक सेंटेंस में अपने आंसर को देना है, ठीक है। एक लाइन लिख के या एक शब्द लिख के अपने आंसर को देना है। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के मूल संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखो, संयुक्त राष्ट्र हमेशा से, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। इसके मूल संस्थापक सदस्य, ठीक है, 51 है, ठीक है। क्वेश्चन बदल सकते हैं, वो अगली बार पूछ सकते हैं कि क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है? तो यस, भारत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया? तो 24 अक्टूबर 1945, जिस वर्ष हमारा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, दूसरा। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि लास्ट सदस्य कौन था जो सबसे लास्ट में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़ा था? तो ये भी किताब में है आपके, इसका नाम है पोलैंड। पोलैंड जो देश है, पोलैंड देश सबसे आखिर में जुड़ा था। अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील। ये हर बार, ये भी पर्यावरण वाला जो चैप्टर है इसमें आ ही रहा है कि ब्राजील की किस शहर में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखो, दो चीजें आपको यहां से याद रखनी है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, एक इंफॉर्मेशन हो गई। और दूसरा किस देश में हुआ? ब्राजील में हुआ, ठीक है, ब्राजील में हुआ, ये भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन इन्होंने एक और तीसरा घुमा दिया कि ब्राजील के वो शहर का नाम क्या है? तो उसका नाम है रियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ये नाम है, ये शहर का नाम है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज वो पूछ सकता है, ठीक है, कि इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो इसका जो सम्मेलन हुआ इसके बाद उन्होंने एजेंडा, ठीक है, एजेंडा 21,
या A21 के नाम से एक दस्तावेज निकाला जिसमें बताया गया कि कौन कौन से काम हमें पृथ्वी को बचाने के लिए करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पिछले साल से ये इंपॉर्टेंट बना हुआ है, वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, WSF जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम, यही इसकी वो है। ये कह रहा है कि ये क्या है, तो देखो जो लास्ट चैप्टर है आपका वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के में एक टॉपिक आ रहा है कि वैश्वीकरण का विरोध। तो विरोध के लिए जो मंच बनाया गया है पूरे दुनिया के देशों का या ये गैर सरकारी संगठनों का, उसे कहा गया है वर्ल्ड सोशल फोरम। वैश्वीकरण के विरोध के लिए जो मंच बनाया गया है या अपनी अपनी जो समस्याएं हैं उसको दर्ज कराने के लिए, वैश्वीकरण से क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए जो मंच बनाया गया है उसका नाम है वैश्वीकरण, तो वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले कि जनसंघ कौन है, तो जनसंघ एक संगठन है। ठीक है, और इसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये संस्थापक अध्यक्ष हैं। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि जनसंघ की स्थापना किस वर्ष की गई, या अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं इसका वर्ष कमेंट में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, 1 नंबर का, प्रीवी पर्स की व्यवस्था कब समाप्त हुई भारत में। ठीक है, तो भारत में प्रीवी पर्स क्या है, एक राज्य मतलब राजाओं को, जो राजा लोग होते थे या उसके परिवार के सदस्य होते थे, उनको दी जाने वाली आर्थिक एक पेंशन है प्रीवी पर्स। ठीक है, और ये समाप्त कब की गई, ये मतलब ये पहले से ही लागू थी अंग्रेजों के समय से, और इसको जब भारत आजाद हुआ तो जो राजा या रजवाड़े भारत में शामिल हुए, भारत सरकार ने कहा कि हम आपको ऐसे ही पेंशन देते रहेंगे जैसे पहले देते आए थे, जो अंग्रेज देते आए थे। तो ये 1949 में हमने इसको मान्यता भी दी कि हम आपको ऐसे ही पेंशन देते रहेंगे। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी, ये दो नाम मतलब ये दोनों चीजें याद रखना कि इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म किया, ये जो पेंशन थी राजाओं को मिलने वाली इसको खत्म किया था, क्योंकि भारत के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ बन रहा था। ठीक है, अगला है बाबरी मस्जिद। तो देखो भारत की राजनीति में जो हम कहते हैं नए बदलाव, उस वाले पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबरी मस्जिद का जो टॉपिक है वहां पे है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला भी कुछ आया है। ठीक है, तो हमें इस पे नहीं जाना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था, 6 दिसंबर 1992, ये डेट हमें याद रखनी है, बाबरी मस्जिद को ठीक है विध्वंस किया गया था। इसके बाद यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब है 8वां क्वेश्चन जो कि आसियान का विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं और बॉम्बे प्लान क्या है और क्योटो प्रोटोकॉल पे भारत का क्या ठीक है पक्ष है। इस तरीके के क्वेश्चन इनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप